नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास में या यूं कहें दुनिया भर के क्रांतिकारियों के इतिहास में पत्र लेखन की एक लंबी परंपरा रही है। खास करके माता को लिखे गए पत्र, माँ को लिखे गए पत्र की बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है किसी भी क्रांतिकारी संगठनों के अंदर। यही प्रक्रिया जो है कभी भगत सिंह ने दोहराया था और उसके बाद ये परंपरा जो है लगातार दुनिया भर के नेताओं ने अपनाया है या किया है। यूं कहें भगत सिंह की आगे से भी परंपरा रही है और लगातार लोग अपनी माता को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को पत्र के माध्यम से अपनी पीड़ा को जाहिर करते रहे हैं, अपनी बात को रखते रहे हैं। यह वह बातें हैं जो बातें कि आमतौर पर नहीं सुनी जाती है, नहीं कही जाती है, या तो उनकी बातें दस्तावेज के शक्ल में होती है या फिर उनकी बातें अन्य बातों के शक्ल में होती है, घटनाओं परिघटनाओं के चित्रण में, वर्णन में। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी माता को, जब कोई क्रांतिकारी व्यक्ति अपनी माता को पत्र लिखते हैं तो उसका एक अलग ही मतलब होता है। वो उनके दिल से निकली हुई वह आवाज होती है जिस आवाज को कि कहीं अन्य जगह सुना नहीं जाता है। इसी प्रक्रिया में सीपीआई माओवादी के दो बड़े नेता पत्र लिखते हैं अपनी माता के नाम। एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे मल्लोजुला वेणुगोपाल राव, जिन्होंने 4 पन्ने का पत्र अपनी माता को लिखा था और उसमें कहा था कि शासक वर्ग लगातार चाह रही है, कोशिश कर रही है कि हम आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन यह संभव नहीं है। लेकिन आप जानते हैं मात्र चंद साल के अंदर, कुछ साल के अंदर ही पत्र लिखने के बाद उन्होंने सरेंडर किया। न केवल सिर्फ खुद सरेंडर किया बल्कि अपने तमाम लोगों को, पार्टियों को भी सरेंडर कराने का प्रयास किया। लेकिन इसमें असफल होने के बाद वे भाग खड़े हुए अपने कुछ समर्थकों के साथ बंदूक, राइफल्स लेकर के। हर राइफल के पीछे एक कहानी होती है बलिदान की, क्योंकि माओवादियों के पास जो भी अस्त्र या शस्त्र मौजूद है वह अस्त्र शस्त्र पुलिस से छीने जाते हैं या फिर उस छीनने की प्रक्रिया में या लूटने की प्रक्रिया में कई लोगों की जान भी चली जाती है। यही कारण है हर अस्त्र शस्त्र के पीछे एक बलिदान की कहानी छुपी हुई होती है। उस बलिदान को उस सरकार के चरणों में डाल दिया वेणुगोपाल राव ने। दूसरा पत्र गणेश उइके ने भी अपनी माता को लिखा था वर्ष 2022 में। इस पत्र में भी उन्होंने कहा था शासक वर्ग चाहता है कि हम आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन यह कभी नहीं करेंगे। गणेश उइके आत्मसमर्पण नहीं किए और वे शहादत को गले लगाए। पुलिस ने उनको फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने किस तरह से अपनी मां को पत्र में लिखा था और पत्र में क्या कहा था। आज हम बताएंगे आपको गणेश उइके ने क्या अपने मां को पत्र लिखा था और किस तरह उन्होंने शहादत को गले लगाया। आइए गणेश उइके के पत्र को देखते हैं। गणेश उइके सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी के लीडर थे और बेहद ही गरीब पृष्ठभूमि से वो आए थे। गणेश उइके को 25 दिसंबर को मार डाला गया यातना देने के बाद भी, और उन्होंने इससे 3 साल पहले 2022 में एक पत्र अपनी मां को लिखा था, तब जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी और उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए अपनी माता को यह पत्र लिखा था। कहा जाता है कि यह पत्र जो था वह पत्र इनकी माताजी को मिला या नहीं मिला ये नहीं पता, लेकिन इस पत्र को पब्लिश करने के लिए कई अखबार को दिया गया था जिसने कि नहीं छापा। हम इसको यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्र में वो लिखते हैं, जब ये पत्र लिखा गया था तो उस वक्त 2022 में उनके पिता की मृत्यु हुई थी और बेहद ही गरीबी, बीमारी और वृद्धावस्था के कारण उनकी माता की भी मृत्यु बाद में हो गई थी। ये पत्र उसी दरमियान जब उनकी माता जीवित थी तब लिखा गया था। इस पत्र में वो लिखते हैं
मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुख का यह समय इस तरह आएगा। मैंने अखबारों में पढ़ा कि मेरे पिता 30 सितंबर 2022 को 90 वर्ष की आयु में हमें छोड़कर चले गए। जब मैं क्रांति के मार्ग पर आपसे विदा लेकर निकला था, तब पिता की मृत्यु की खबर ने मुझे 4 दशक पुरानी सारी यादें ताजा करा दी। आपके साथ, पिता के साथ, पूरे परिवार के साथ और गांव के लोगों के साथ बिताए गए दिन मेरी आंखों के सामने उमड़ रहे हैं। क्रांति में शामिल होने से पहले आप सभी के प्यार और स्नेह ने ही मुझे इस मार्ग पर चलने की शक्ति दी थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो आपके प्रति मेरा सम्मान और भी गहरा हो जाता है। विशेषकर मेरे पिता, उन्होंने मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, हमारे परिवार के लिए अथक परिश्रम किया। इस देश में आम आदमी का जीवन ऐसा ही होता है, जिम्मेदारी, प्रेम और कड़ी मेहनत से भरा हुआ। मेरे बचपन के दिन आज बहुत सुहावने हैं। दादा पुलैया और दादी पदम्मा की गोद में खेलना, पिताजी के खेत में काम करना, मिट्टी खोदना, खेती करना, बीज बोना, फसल काटना, चाहे कितनी भी मेहनत करते हो, यह सब कुछ हमारे लिए ही होता था। आप दोनों ने कितनी कठिनाइयां सहन की, गरीबी में हमारा पालन पोषण करने के लिए कितना कर्ज लिया। इतनी मेहनत के बावजूद ऐसे भी दिन आए जब हमारे परिवार को भूखा रहना पड़ा। यह एक गंभीर संवेदनापूर्ण बातें हैं जो कि भारत के आम जनता की स्थिति दिखाता है कि मेहनत करने के बावजूद 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाता है परिवार। और उसी परिवार से निकल करके आए थे गणेश उइके। वे आगे लिखते हैं, मैं उन दिनों को कभी नहीं भूलूंगा। इस देश में हमारे जैसे लाखों परिवार हैं। आपने खुद खाए बिना हमारा पेट कैसे भरा, यह बात मैं जीवन भर याद रखूंगा। जीवन के विभिन्न अनुभवों से मैंने यह समझा है कि सभी माता पिता ऐसे ही होते हैं। हमारे लिए आपकी आशा असीम थी। शायद हमारे जीवन में वही आशा आज पूरी मानवता और इस देश के इतिहास के प्रति मेरे आशावाद का रूप ले चुकी है। इसीलिए बचपन में आपने मुझसे जो कहा था वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में आपके अपार प्रेम, स्नेह और विश्वास ने हमेशा मुझे क्रांति के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। उस समय मेरे पास गांव से नालगोंडा शहर तक पढ़ाई के लिए बस का किराया भी नहीं था। आपने जो पैसे दिए उनसे मैंने 1 दिन का राशन खरीदा और 2 दिन के लिए निकल पड़ा। आप सभी को लगा था कि मैं आगे पढ़ाई करूंगा और परिवार की देखभाल करूंगा, लेकिन मैंने क्रांति का मार्ग चुना। बाद में जब आपको एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा बल्कि सही रास्ते पर चल रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, दादा पुलैया मुझे 1940 के दशक में नालगोंडा जिले में हुए सशस्त्र किसान संघर्ष की कहानियां सुनाया करते थे। वे मुझे निजाम की पुलिस, रजाकारों के अत्याचारों और नेहरू पटेल के नेतृत्व वाली भारतीय सेना द्वारा कम्युनिस्ट गुरिल्लाओं के दमन के बारे में बताते थे। गरीबों के घर जलाने, लूटपाट और महिलाओं पर अत्याचार की उन दुखद कहानियों ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे पता चला कि हमारे गांव में मेरे दादाजी जैसे अन्य कई बुजुर्ग हैं जिन्होंने तेलंगाना में सशस्त्र किसान संघर्ष में भाग लिया था। नक्सलवादी और श्रीकाकुलम के लड़ाके भी उसी क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे दादाजी ने अपने अनुभवों से मुझ पर अमिट छाप छोड़ी। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस जगह से आते थे ये नालगोंडा जिला, वहां पर इनके
श्रीकाकुलम तेलंगाना के बहुत सारे युवाओं ने, जो उस वक्त युवा थे, भूतपूर्व युवा, संघर्ष में भाग लिया था और लड़ाई लड़े थे। तेलंगाना का किसान आंदोलन भारत में विख्यात है और सीपीआई ने इसे शुरू किया था, और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया सीपीआई ने, तो बाद में ये लोग अन्य पार्टियों से होते हुए, मसलन सीपीआई में पीपुल्स वार होते हुए सीपीआई माओवादी में समाहित हो गए और संघर्ष की प्रक्रिया को आगे जारी रखा। आगे वो लिखते हैं पत्र में अपने, उनके शब्दों ने मुझे युवावस्था में समाज के शोषण और भेदभाव पर गहराई से सोचने की प्रेरणा दी। क्रांतिकारी राजनीति से प्रेरित होकर मैं प्रगतिशील छात्र संघ का सदस्य बना और जिला समिति में काम करने लगा। मजेदार बात यहाँ यह है कि सीपीआई माओवादी के जितने भी लीडर्स हैं, अधिकांशतः छात्र संगठन के निकले हुए लोग हैं। आरएसयू, रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन, उनके सदस्य यह भी थे। 1981 में कॉलेज की डिग्री पूरी किए बिना ही मैं क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गया। लक्ष्य एक ही था, हम जैसे लाखों गरीब किसानों, आप जैसे माता पिता, सभी लोगों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करना और महिलाओं को पितृसत्ता के दुष्चर्म से मुक्ति दिलाना। ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष के वे मूल्य जो आपने और मेरे पिता ने मुझे सिखाए, आज भी मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आपने जो नैतिक शिक्षा मुझे दी, वह आज मुझ में सामाजिक जिम्मेदारी, क्रांतिकारी आदर्श और व्यवहार का आधार है। निस्वार्थ जीवन जीने के दर्शन ने मेरे क्रांतिकारी मार्ग को निरंतर मजबूत किया है। इन 40 वर्षों में पुलिस ने कई बार हमारे घर पर छापा मारा और आपको परेशान किया। खासकर मुझे ढूंढते हुए वे मेरे पिता को चंदूर पुलिस स्टेशन ले गए और उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया। हालांकि उन्होंने अखबारों के जरिए कई बार मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डाला, मेरे पिता ने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने इस सिद्धांत को अपने जीवन भर निभाया कि अगर किसी बात पर दृढ़ विश्वास हो, चाहे कितना भी कष्ट हो, उसके लिए डटे रहना चाहिए। मेरे कारण उन पर जो अत्याचार हुए, उनमें भी वे अडिग रहे। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वे गर्व से कहते थे कि उनका बेटा मजदूरों, किसानों, दलितों और महिलाओं की मुक्ति के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में काम कर रहा है। यह उनके लिए गर्व की बात है। इस देश में आप जैसे हजारों माता पिता हैं। ऐसे माता पिता की इच्छा भी देश भर में क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति का एक कारण है। मुझे विश्वास है कि अंतिम सांस लेते समय मेरे पिता के मन में भी यही विचार रहे होंगे। आज अनेक क्रांतिकारी अपने माता पिता, भाई बहनों को याद तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे मिल नहीं सकते। इस शोषक राज्य ने ऐसी पाबंदियां लगा रखी है। इस राज्य ने क्रांतिकारियों को मारने के लिए इनाम घोषित करने में भी संकोच नहीं किया। यहां तक कि हमारे हथियारों के लिए भी इनाम की घोषणा की है। देश भर में तरह तरह के हथकंडों, षड्यंत्रों के जरिए एक व्यापक युद्ध छेड़ा जा रहा है। बिहार, झारखंड से लेकर दंडकारण, उड़ीसा और तेलंगाना तक केंद्र और राज्य सरकारों ने लगभग 7 लाख पुलिस, कमांडो और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है और ऑपरेशन समाधान नामक एक दमनकारी व्यापक नीति चलाई है। इसका उद्देश्य 2022 तक देश से क्रांतिकारी आंदोलन को जड़ से उखाड़ फेंकना था। यहां इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से आज अमित शाह बार बार 31 मार्च 1926 का डेट दे रही है, क्रांतिकारियों खत्म कर देंगे, इस तरह की तिथि इससे पहले भी दी जाती रही है और पिछला तिथि था 2022 तक माओवादियों को समाप्त कर देना, जो कि हम जानते हैं संभव नहीं हो सका। 31 मार्च 26 का भी तिथि दिया गया है, आने में वक्त है, लेकिन लगता नहीं है कि अब ये संभव दिखता है कि माओवादी समाप्त हो जाए। शहरी क्षेत्रों में
लोकतांत्रिक प्रगतिशील और क्रांतिकारी संगठनों के भी नेताओं, कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों के खिलाफ मोदी सरकार की दमनकारी नीति जारी है। तेलंगाना सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें केंद्र के सहयोग से शहरी नक्सलियों के नाम पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अर्धसैनिक बल और पुलिस कमांडो उन आदिवासी लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं जो घरेलू और विदेशी कारपोरेट लुटेरों की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फांसीवादी दमनकारी नीति के कारण हम अपने परिजनों की मृत्यु के समय भी आपके पास नहीं आ सकते। जब कोई क्रांतिकारी शहीद हो जाता है या उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आम लोगों और जन संगठनों के सदस्यों द्वारा अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बाबा को भी इसी प्रकार सम्मानजनक अंतिम विदाई दी गई। मैं उन सभी को अपनी क्रांतिकारी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आपके बेटे पी हनुमंत मने गणेश उइके, केंद्रीय कमेटी सदस्य, 15 नवंबर 2022 को यह पत्र लिखा गया था। यह पत्र आज से 3 साल पहले लिखा गया था और इस पत्र ने उनकी अपनी पीड़ाओं के साथ साथ अपने साथियों और सरकार के साथ जो चल रहा है संघर्ष जीवन मौत का, उसका भी एक विश्लेषण चित्रण उन्होंने किया है। यही होता है जब कोई अपनी माता को पत्र लिखते हैं तो वो अपनी आंतरिक संवेदनाओं को उकेर डालते हैं और वो क्या महसूस करते हैं तमाम चीजों को वो वहां पर लिखते हैं। और इससे चलता है पता कि किस तरीके से लोग क्रांतिकारी आंदोलन दरमियान आज मौजूद है। इसमें एक और मजेदार चीज जो है बताना चाहेंगे आपको हम, वो ये कि सरकार बोलती है दंड कांड के बारे में। यहाँ पर तेलंगाना के लोग, आंध्रा के लोग आकर के लोगों को बगला रहे हैं या लड़ा रहे हैं, उन लोगों को खत्म कर दे, समस्या हल हो जाएगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, दंड कांड यानी भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने पूरे भारत को 5 हिस्सों में बांटा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और सेंट्रल। इसके साथ लगा हुआ है रीजनल ब्यूरो, मतलब मध्य रीजनल ब्यूरो, पूर्वी रीजनल ब्यूरो, पश्चिमी रीजनल ब्यूरो, इस तरह से बनाया गया है। और मध्य रीजनल ब्यूरो जो दंडकांड का हिस्सा है, इस हिस्सा को माओवादियों की राजधानी बनाया जाता है, कैपिटल, राजधानी। इस तरीके से भारत सरकार की राजधानी दिल्ली है, उसी तरीके से माओवादियों की राजधानी दंडकांड बनाया जाता है, मध्य रीजनल ब्यूरो। और यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पूरे देश में पड़ता है, पूरे देश की जनता उसको सुनती है, समझती है, अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। और इसमें जो मुख्य बात यह है, पिछले दिनों जो माओवादी सरेंडर किए थे वो हरियाणा के थे। कई लोग भारत के तमाम हिस्सों से जाकर के वहां पर काम करते हैं माओवादियों के लिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरह के भारत सरकार के दिल्ली में जो राजधानी है वहां पूरे भारत के लोग पहुंचते हैं, अपना योगदान देते हैं और अपना कार्यकाल निभाते हैं। उसी तरीके से दंडकांड में भी पूरे भारत के लोग जा करके वहां पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ही लोग वहां मौजूद हैं। जो खबरें छप रही है या आ रही है उसमें बहुत सारे रीजन, बिहार के, झारखंड के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, तमाम देश के लोग, इस देश के तमाम जगह से निकले हुए लोग जो था वो राजधानी में काम करते हैं, रहते हैं। और कलकत्ता भी, बंगाल। तो ये सवाल है कि आप देश को हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। अगर सरकार नहीं बांट रही है देश को हिस्सों में अगर, तो माओवादियों पर भी आरोप लगाना गलत है कि वह हिस्से में क्यों नहीं बांट रही है, वो क्यों एकजुट होकर के काम कर रही है। और यही कारण है कि दंडकांड में झारखंड के, बिहार के, तमाम भारत के लोग वहां मौजूद हैं, पंजाब के, हरियाणा के, बंगाल के। उसी तरीके से अन्य राज्यों में भी, अन्य रीजनल ब्यूरो में भी अलग अलग राज्यों के लोग भी वहां पर काम करते हैं, रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि मुझे लगा कि कहना चाहिए आपको।
और इन तमाम चीजों के बीच जो एक चीज समझ में आता है वो ये है, जो मैंने बताया, मां को लिखे गए पत्र। एक व्यक्ति पत्र लिखता है मां को और पुलिस के पास सरेंडर कर देता है। दूसरा व्यक्ति पत्र लिखते हैं मां के नाम और अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं इस देश के लोगों के लिए। यह पत्र है। पत्र को आप किस तरह समझते हैं, महसूस करते हैं, आप हमारे कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगे यह चैनल अगर आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ तो चाहेंगे कि आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं हमारे चैनल को मेंबरशिप लेकर के, या फिर आगे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके। नमस्कार।